हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करेंगे सीएनएस की नेक्स्ट डिजीज के बारे में जिसका नाम है पार्किंसन। तो जैसा आप देख सकते हैं आज के हमारे चैप्टर का नाम रहेगा एंटी पार्किंसंस, यानी कि वो एजेंट्स, वो ड्रग्स जो पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसन है क्या। तो मैं अगर आपको जनरली बताऊं, पार्किंसन एक डिसऑर्डर है जो सीएनएस से रिलेटेड है। और ये क्यों होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन का लेवल कम हो जाए। अब डोपामीन का लेवल कम होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डोपामीन का ही लेवल कम हो। अगर एसिटाइल कोलिन का ज़्यादा हो जाए तो दोनों के कंपैरिजन में डोपामीन वैसे कम रह जाए। या आगे हम बढ़ेंगे जब चैप्टर में आप समझोगे इस चीज़ को। तो अल्टीमेटली जब हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन और डोपामीन के लेवल जब इम्बैलेंस होता है और डोपामीन का लेवल कम आ जाए इन दोनों के बैलेंस में, तो उसे हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। इसके सिम्टम्स क्या है? ट्रेमर्स, ठीक है, आपके जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होते हैं, जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट अपने आप होने लगते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के लायक नहीं रहते, यानी आपका मास्क लाइक फेस हो जाता है। बुजुर्ग जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन अपने आप हिलती रहती है, या उनका गेट यानी कि उनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो बिगड़ जाता है ना। जिस तरीके से खड़ा होना है, एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर उनका नहीं रहता है खड़ा होने का, उनकी गर्दन उनके शोल्डर से आगे की तरफ झुकी होती है। बुजुर्ग लोगों के अंदर आपने देखा होगा उनकी गर्दन हिलती रहती है। वो क्यों होता है? वो पार्किंसंस डिजीज का ही एक सिम्टम होता है, डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को और वन बाय वन इसका पॉइंट जो है क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर। ठीक है, मोटर डिसऑर्डर यानी कि आपकी दो टाइप के नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, आपने पढ़ा है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का काम होता है आपके बॉडी पार्ट से लेके जो आपका जो मैसेज है वो लेके जाती है ब्रेन तक, और मोटर का काम है ब्रेन से लेके मैसेज आती है आपकी बॉडी पार्ट्स तक। तो इसके अंदर मोटर जो न्यूरॉन्स है आपकी वो अफेक्ट होती है। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक्स्ट्रा पिरामिडल का मतलब होता है कि जब किसी ड्रग्स की वजह से, जो आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो जो ड्रग्स ले रहे हो उसकी वजह से एज ए साइड इफेक्ट कोई दूसरी डिजीज होने लगे आपको, तो उसे एक्स्ट्रा पिरामिडल बोला जाता है। वो स्पेशली जब आपके मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को अफेक्ट करे, तो वो होता है आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं, जैसे एंटी साइकोटिक्स जो हमारी ड्रग थी, या एंटी डिप्रेसेंट जो हमारी ड्रग्स थी, वो क्या कर रही थी? वो हमारी इसको पार्किंसन को बढ़ावा दे रही थी। यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट था, साइकोटिक्स की वजह का जो ट्रीटमेंट था, उसकी वजह से क्या हो रहा था? आपका डोपामीन एक्सरेट कर रहा, पार्किंसन एक्सरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, आपके जो साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, वो आपके डोपामीन के जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती है। अगर डोपामीन का रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो डोपामीन का जो बाइंड होने की जो कैपेबिलिटी है, या जो जगह है, या लोकेशन है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से डोपामीन का लेवल या डोपामीन के मीडिएटेड जितने भी एक्शन थे वो सारे के सारे आपके अफेक्ट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंटी साइकोटिक्स की वजह से डोपामीन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल यहाँ पे आपका क्लियर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले आ जाता है रिजिडिटी, बॉडी रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है। ट्रेमर्स मतलब कि बॉडी जो मूवमेंट्स है, इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होने लगते हैं। हाइपोकाइनेशिया, हाइपो मतलब कम, काइनेशिया मतलब बॉडी मूवमेंट्स, आपके बॉडी मूवमेंट्स कम होने लगते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि ट्रेमर्स में तो हमने बोल दिया कि बॉडी मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाइपोकाइनेशिया में मैंने बोल दिया कि बॉडी मूवमेंट्स कम होते हैं। तो वो बॉडी मूवमेंट्स कम होना जो आप करना चाहते हो, जिन मूवमेंट्स को, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। और ट्रेमर के अंदर आता है वो बॉडी मूवमेंट्स जो आप करना ही नहीं चाह रहे, अपने आप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्दन का हिलना, आप थोड़ी ना चाहते हो कि आपकी गर्दन हिले, लेकिन वो हिलती रहती है, तो इसका मतलब वो ट्रेमर है। और हाइपोकाइनेशिया मतलब आप कुछ काम करना चाह रहे हैं अपने हाथ पैरों के जरिए, तो वो आप कैपेबल नहीं हो अच्छी तरीके से उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो आता है आपको हाइपोकाइनेशिया। विद सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, ये तो इसके मेन सिम्टम्स हो गए। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस अदर क्या हो सकते हैं इसके? डिफेक्टिव पोस्चर, आपका जो पोस्चर है, वो बॉडी का जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब होता है। गेट मतलब कि आपका वॉकिंग, आपका जो जनरली पोस्चर उसी के बारे में बात कर रहा है, वो चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, खड़ा होने का जो तरीका है, बात करने का तरीका, पूरा का पूरा गेट इसमें जो है आपका अफेक्ट होता है। मास्क लाइक फेस, यानी कि फेस आपका मास्क की तरह से हो जाता है। जैसे एक मास्क होता है, उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं होते ना, चेंज थोड़ी ना कर सकता अपना एक्सप्रेशन को, तो मास्क का तो कोई एक भी एक्सप्रेशन है जो बना दिया, तो वैसा ही फेस हमारा हो जाता है, मास्क लाइक फेस। आप अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकते। एंड डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी भी इससे जो है हो सकती है अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। इफ अनट्रीटेड, रिजिड, ऑब्वियसली रिजिड कर देगा आपकी बॉडी को। अनेबल टू मूव, इतना रिजिड कि आप मूव करने में भी प्रॉब्लम महसूस करोगे। एंड ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। नॉर्मली देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन लेवल। आपको पता है डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वैसे ही एसिटाइल कोलिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस है तो नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी ब्रेन की, आपकी बॉडी की होती रहती है। लेकिन अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए तो आपका क्या हो जाता है? तब आपका हो जाता है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, देखिए, बट इन पार्किंसंस डिजीज दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, ये बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है इसको दो तरीके से समझो। ये देखो यहाँ पे डोपामीन का लेवल और एसिटाइल कोलिन का लेवल मेंटेन है, बैलेंस्ड है। अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाए
तो भी पार्किंसन होगा, या फिर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाए तो भी आपका पार्किंसन होगा। ऐसा एग्ज्यूम करो कि डोपामिन और एसिटाइल कोलिन दोनों एक ही लेवल पे हैं, बस डोपामिन का लेवल कम होगा और एसिटाइल कोलिन का उतना ही रहा, तो भी पार्किंसन होगा। और यहाँ पे जब सेम था फिर एसिटाइल कोलिन का बढ़ गया लेकिन डोपामिन का उतना ही रहा, लेकिन एसिटाइल कोलिन के कंपैरिजन में तो कम हुआ ना वो, तो इसका मतलब हुआ कि बैलेंस डिस्टर्ब होना और उसी की वजह से होता है आपका पार्किंसन। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है, अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाए, उल्टा भी तो हो सकता है, अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाए इन कंपेरेबल टू डोपामिन, तो क्या होगा, तो दूसरी डिजीज होगी आपकी जिसका नाम है एल्जाइमर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर डोपामिन का लेवल कम हो रहा है तो होगी आपकी पार्किंसंस डिजीज। ड्यू टू लॉस ऑफ डोपानर्जिक न्यूरॉन इन सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा क्या है, आपके मिड ब्रेन का एक पार्ट है, मेडुला ऑब्लिगेटा का एक पार्ट है, जो क्या काम करता है, आपके बॉडी मूवमेंट्स को, आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शन, इन सबको कंट्रोल करता है। उसके अंदर सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, कौन सी न्यूरॉन्स, डोपानर्जिक न्यूरॉन, नर्जिक मतलब जनरेट करने वाली, डोपामीन को जनरेट करने वाली जो न्यूरॉन है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना या वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो डोपामीन आपका रिलीज ही नहीं होगा या सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका पार्किंसन हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्लियर है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, एक तो डोपामीन के लेवल को और दूसरा एसिटाइल कोलिन के लेवल पे। अगर हम डोपामीन का लेवल बढ़ा दें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, पार्किंसन से थोड़ा सा मैनेज हो सकता है हमारा, या फिर एसिटाइल कोलिन का लेवल जो बढ़ गया था उसे कम कर दें तो क्या होगा, हमारा वो बैलेंस आ सकता है। तो दो चीज़ों पे काम करेंगे। तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है जो एक्ट करती है, एक्ट ऑन डोपामीन सिस्टम, और दूसरी हमारी कौन सी होगी, एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन के ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है। फर्स्ट आपकी जो कैटेगरी है एक्ट ऑन डोपामीन सिस्टम, इसके देख लेते हैं कौन कौन सी सब कैटेगरी है। सबसे पहला आती है डोपा डेरिवेटिव, जो डोपामीन को के ही लेवल को बढ़ाएंगी, उन सब ड्रग्स की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे पहला आपका कॉम्बिनेशन है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा और दूसरा है लीवोडोपा प्लस बेंजरजाइड। इसमें क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन में क्यों दे रहे हैं, देखो हो तो ये भी सकता था कि आप डोपामिन दे दो, डोपामिन की कमी हो रही है डायरेक्ट डोपामिन दे दो, लेकिन आपको पता है कि आपके ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो डोपामिन जो है उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए डोपामिन आपके ब्रेन में जाएगा ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या उसका सिम्टम तो ठीक होंगे नहीं, इसलिए हमें प्रीकर्सर देना पड़ता है, लीवोडोपा। डोपामिन का प्रीकर्सर है लीवोडोपा, यानी कि जब डोपामिन बनता है तो उससे पहले उसे लीवोडोपा उसका एक स्टेप आता है। ठीक है, तो हम लीवोडोपा देते हैं। अब लीवोडोपा का भी कॉम्बिनेशन में क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि जब लीवोडोपा आप देते हो अलोन अकेला तो उससे क्या होता है, सिर्फ 1% ही लीवोडोपा आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, बाकी का 99% जो है बाहर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने से पहले। इसलिए उसे हमें देना पड़ता है कार्बिडोपा के साथ और बेंजरजाइड के साथ। अभी कार्बिडोपा ये क्या करते हैं वो हम आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डोपामीन एगोनिस्ट, वो एगोनिस्ट जो उस साइट पे जाके बाइंड होंगे जहां पे डोपामीन को बाइंड होना होता है और उस डोपामीन के एक्शन को मिमिक करेंगे। ठीक है, तो डोपामीन लाइक एक्शन शो करेंगे, वो होंगे डोपामीन एगोनिस्ट। उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, लाइजुराइड, कैबरगोलिन, एपोमॉर्फिन एंड प्रेमीपेक्सोल। ठीक है, ये होंगे आपके डोपामीन एगोनिस्ट। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है माओ बी इनहिबिटर एंड कॉम्ट इनहिबिटर। अब आपको पता है जब हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ा था तो उन एड्रेनर्जिक जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर थे उनको कौन मेटाबोलाइज कर रहा था, माओ बी और दूसरा कॉम्ट। तो अगर हम इन्हीं को इनहिबिट कर दे तो डोपामीन का जो है मेटाबॉलिज्म वो नहीं होगा, डोपामीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, यानी कि उसका मेंटेन रहेगा, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। इसलिए हम इनहिबिटर दे देते हैं जो डोपामीन के लेवल को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो माओ बी इनहिबिटर और कॉम्ट इनहिबिटर दे दिया तो अब डोपामीन का लेवल कम नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल आपके सेलाजिलिन एंड रेसाजिलिन। कॉम्ट इनहिबिटर में आ गया आपका टेल्कोपोन एंड एंटाकैपोन। क्लियर है। उसके बाद अदर्स में आता है आपका अमेंटिडिन। अमेंटिडिन क्या काम करता है, इट प्रिवेंट डोपामीन अपटेक। अब जब हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी किसकी, एड्रेनर्जिक सिस्टम की, सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, उसमें अच्छे से क्लियरली आपको बताया गया था कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होते हैं, फिर वो न्यूरॉन्स के बाद अपने पोस्ट रिसेप्टर पे जाते हैं और वहां पे जाकर अपना फंक्शन शो करते हैं। लेकिन जब साइनेप्स के अंदर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर था उसे रीअपटेक कर लिया जाता था न्यूरॉन के द्वारा, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के द्वारा रीअपटेक कर लिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए हम ड्रग देते हैं अमेंटिडिन। ठीक है, अमेंटिडिन क्या करती है, डोपामीन के रीअपटेक को प्रिवेंट करती है ताकि वो साइनेप्स में बना रहे और अपना जो एक्शन परफॉर्म करता रहे। ये तो क्या आपकी जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाएंगी। दूसरी आपकी एंटीकोलिनर्जिक्स, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ रहा था इसलिए हमें कम करना है तो हम क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, इसके एग्जांपल आपके बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, डाइफेनेड्रामीन एंड ऑरफेंड्राइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एक ही डायग्राम के अंदर हम इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे। देखो ये है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ब्रेन के अंदर काम करना हमारी ड्रग को। अब हर ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जैसे मैंने बताया कि हम डोपामीन की कमी है तो डोपामीन भी तो दे सकते थे, तो जो डोपामीन है वो इनकैपेबल होता है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसलिए हम क्या देते हैं, लीवोडोपा देते हैं। लेकिन जिसे बोलते हैं पेरीफ्री,
ठीक है। ये है ब्रेन, ये है पेरिफ्री, यानी कि ब्रेन में एंटर करने से पहले। पेरिफ्री के अंदर ही जो लीवोडोपा है वो आपका मेटाबोलाइज हो जाता है और सिर्फ 1% ही ऐसा है जो क्रॉस करके आगे पहुंच पाता है। तो इसलिए हमें लीवोडोपा के साथ कुछ ऐसा तो देना पड़ेगा ना जिसके मेटाबॉलिज्म को रोके। देखो लीवोडोपा का 2 तरीके से मेटाबॉलिज्म हो सकता है पेरिफ्री में। एक कैसे, डीडीसी इसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है वहीं, और डोपामीन फिर क्या फायदा उसका, डोपामीन थोड़ी ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। और या फिर लीवोडोपा को कॉम्प्ट जो है 3-OMD में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्थोमिथाइल डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डोपामिन डिकार्बोक्सिल जो एंजाइम है इसका इनिबिटर देंगे या फिर COMT का इनिबिटर देंगे। कॉम्ट इनिबिटर और DDC इनिबिटर, ये दोनों क्या करेंगे, लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को रोकेंगे और इससे क्या होगा, लीवोडोपा आगे जो है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में एंटर कर जाएगा। देखो कॉम्ट इनिबिटर का आपका, देखो ये वाली ड्रग्स टैलकोपेन एंड एंटाकोपेन। दूसरा हमने DDC, DOC नहीं है, DDC आपका डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो डीडीसी को कौन इनहिबिट करता है, जैसे मैंने बताया था आपका कार्बिडोपा। ठीक है, तो ये इसलिए साथ दिया जाता है ताकि इसका मेटाबॉलिज्म ना हो और आपका लीवोडोपा अंदर एंटर कर जाए। अब अंदर एंटर करने के बाद लीवोडोपा कन्वर्ट होगा आपके डोपामिन में। अब डोपामिन का अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म ना हो माओ बी और कॉम्प्ट के द्वारा, इसलिए हम यहाँ भी माओ बी इनिबिटर और दूसरा यहाँ पे कॉम्प्ट इनिबिटर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डोपामिन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी और बताई थी, डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डोपामिन को बाइंड होना होता है, उसके एक्शन को मिमिक करते हैं। तो डोपामिन एगोनिस्ट क्या करेंगे, उन रिसेप्टर से बाइंड होके उसके जैसा एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डोपामिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं और जिसके कारण जो सिम्टम्स हैं इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। तो ये था हमारा पार्किंसन और उसके सारे सिम्टम्स, उसके कैरेक्टराइजेशन की कैसे कैसे उसके सिम्टम्स और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसमें होता क्या, उसकी पैथो के बारे में हमने बात कर लिया शॉर्ट के अंदर, उसकी क्लासिफिकेशन की बात की, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमने बात की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता आपका हो, अगर है आपका, तो हम कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की हेजिटेशन ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।